जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल संपूर्ण तैयारी, जो कि हम लोग आज प्रीवियस ईयर पार्ट 21 है और मॉक टेस्ट का पार्ट नंबर 21 है। प्रीवियस ईयर जो कि 2/11/2014 को पेपर आया हुआ था, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, आप सबको पता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको ऑन ज़रूर कीजिएगा ताकि जो भी हमारी तरफ से हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंच सके। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और फ़ायदा ये होगा कि जो भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आप लोगों ने अभी तक अगर मेरे सारे प्रीवियस ईयर का पार्ट जो पिछला वाला वीडियो है देख रखे हैं तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। और जो 2013 में पेपर हुआ था वो उसमें से लगभग 70 से 80% जो क्वेश्चन है मैच कर रहा है 2014 के पेपर में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए प्रीवियस ईयर का पार्ट का जो क्वेश्चन हो जाता है। अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को और चलते हैं अपने जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का भारत का ग्लेडस्टेन कहा जाता है? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का ग्लेडस्टेन कहा जाता है? ऑप्शन है आचार्य रामकृष्ण, सेकंड नंबर ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। आप लोगों को बताना है भारत का ग्लेडस्टेन किसे कहा जाता है, जो कि कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन ऑफ द डे करते हैं, जो कि डेली एक क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि अगर आप लोगों को बता दूं कि अगर एक क्वेश्चन डेली उसमें करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं तो एक महीने में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? एक महीने में 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसका राइट आंसर की अगर बात किया जाए, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का ग्लेडस्टेन कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं यहाँ पे। गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे। अगर क्वेश्चन में आपको पूछता है गोपाल कृष्ण गोखले किसके शिष्य थे, तो आपको बताना है महादेव गोविंद रानाडे। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? काफ़ी इम्पोर्टेंट नारा था दोस्तों, जो कि किसके द्वारा बोला गया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप लोगों को वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करवाइए और खुद सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अपने इसके क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, फर्स्ट नंबर ऑफ जो ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक का कथन यह है कि जो स्वराज है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यानी कि जन्म से ही स्वराज मेरा अधिकार है, जो कि अंग्रेजों द्वारा छीन लिया गया था। और तिलक दोस्तों एक शिक्षक थे, बहुत ही अच्छे शिक्षक भी रह चुके थे, वकील के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, एक वकील के रूप में भी, और राष्ट्रवादी के साथ साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। दोस्तों, तिलक ने मराठी में मराठा दर्पण और केसरी नाम से 2 सैनिक समाचार पत्र शुरू किए थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी में मराठा दर्पण समाचार पत्र शुरू किया गया था और मराठा दर्पण के बाद केसरी नाम से 2 सैनिक समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था। ब्रिटिश लोग उन्हें अशांति का पिता कहते थे और एनी बेसेंट के साथ मिलकर अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना करते हैं। आप लोग को पता है अखिल भारतीय होम रूल जो लीग है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो एनी बेसेंट के साथ मिलकर बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता है।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण होता है जब। चंद्र ग्रहण कब होता है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन दिया है, सूर्य, पृथ्वी और चांद 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आता है। सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आती है। 4th नंबर ऑप्शन है, पृथ्वी और चांद के बीच में सूर्य आता है। तो ये जो दोस्तों चंद्र ग्रहण है काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो 3rd नंबर ऑप्शन है, सूर्य और चांद के बीच में पृथ्वी आती है। आप लोगों को फिगर से समझा दे रहा हूँ जिसको आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। ये है हमारा सन, ये क्या है सन, और ये क्या है मून यानी कि चांद, और इसके बीच में अगर यहाँ पे पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चांद के बीच में क्या आ जाती है, ये है पृथ्वी आ जाती है, तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण होता है। अब चंद्र ग्रहण कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये है सन, सूर्य है, इसका जो प्रकाश है पूरा जो प्रकाश है पृथ्वी पर पड़ता है, जिसके कारण जो प्रकाश है चंद्रमा पर नहीं जा पाता और चंद्र ग्रहण लग जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है तिब्बत, 2nd नंबर ऑप्शन है भारत, 3rd नंबर ऑप्शन है नेपाल और 4th नंबर ऑप्शन है चीन। तो कंचनजंगा की बात किया जाए तो यह कहाँ पर है, नेपाल में है। 3rd नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, नेपाल में कंचनजंगा पर्वत चोटी है। और अगर इसकी बात किया जाए तो कंचनजंगा विश्व की 3rd नंबर की सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है। कंचनजंगा विश्व की 3री सबसे बड़ी चोटी बोली जाती है और यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कहाँ पे है, सिक्किम राज्य में स्थित है और विश्व में नेपाल में इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा का मतलब क्या होता है दोस्तों, कंचनजंगा एक तिब्बती शब्द है, तिब्बत का एक शब्द है जिसे तिब्बती बोला जाता है, जिसका अर्थ होता है महान हिमानियों के 5 अतिक्रमण। नेपाल में इसे कुंभकर्ण लंगूर भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुंभकर्ण लंगूर इसका नेपाल में नाम है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न साधनों में से कौन सा साधन कंप्यूटर को जोड़ता है और टेलीफोन लाइन के आधार पर कार्य करता है। ऑप्शन दिया है मोडेम, 2nd नंबर ऑप्शन है एंटीना, 3rd नंबर ऑप्शन है यूपीएस और 4th नंबर ऑप्शन है सीपीयू। यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि निम्न में से जो नीचे ऑप्शन दिया गया है उसमें से आप लोगों को बताना है कंप्यूटर को कौन सा जो साधन है जोड़ता है और टेलीफोन लाइन के आधार पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1st नंबर ऑप्शन मोडेम। मोडेम कंप्यूटर को जोड़ता है और टेलीफोन लाइन के आधार पर कार्य करता है। और यह जो होता है कंप्यूटर के जो एनालॉग सिग्नल होता है, एक एनालॉग सिग्नल होता है और एक होता है डिजिटल। मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सिग्नल दोस्तों 2 प्रकार के हो जाते हैं, एक होता है एनालॉग सिग्नल और दूसरा जो सिग्नल होता है उसे हम लोग डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। तो मोडेम क्या करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलते रहता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। ऑप्शन है 2007, 2005, 2006 और 2004। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में सूचना का जो अधिकार अधिनियम है अस्तित्व में आया था। इसके बारे में अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करें तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है भारत की संसद के द्वारा इसे पारित किया गया है। संसद के द्वारा पारित किया गया एक कानून है जो कि 12 अक्टूबर 2005 को, पूरा डेट है 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। और भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 19A के तहत कोई भी व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को शामिल कर दिया गया है आर्टिकल 19A। दोस्तों आप लोगों को आर्टिकल अगर 19 के बारे में पूरी जानकारी चाहिए जो कि 19A से लेकर
कितने तक है, ए से लेकर ई तक है। तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को सारे जो है इसको एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को मैं बता दूंगा। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस देश में 2014 फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हुआ था? 57 नंबर क्वेश्चन फीफा फुटबॉल से पूछा गया है और 2014 की बात कर रहा है। उसी तरह से अगर आप लोगों का पेपर अगर 2020 में होता है या फिर 2021 में होता है तो आप लोग 2020 का 21 का जो भी फीफा फुटबॉल विश्व कप आयोजित हुआ है उसको आप लोग याद करके ज़रूर जाइएगा। इसका ऑप्शन है फ्रांस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना और स्पेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील, यानी कि जो 2014 का फीफा फुटबॉल विश्व कप हुआ था ब्राज़ील में आयोजित हुआ था। और यह आप लोगों को बता दूं 2014 में जो था 20वां संस्करण आयोजित किया गया था, ब्राज़ील में 20वां संस्करण आयोजित हुआ था। और 12 जून से 13 जुलाई तक के बीच में यह चला, 12 जून से 13 जुलाई के बीच में चला था। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, जो फीफा होता है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष यानी कि मेल इंटरनेशनल मेल फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम से इसे जाना जाता है। और जर्मनी ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर 2014 का फीफा विश्व कप जीत लिया था। और वर्ष 2018 की बात किया जाए दोस्तों, हर एक 4 वर्ष पे इसका आयोजन किया जाता है, हर एक 4 वर्ष पे। 14 के बाद में 18 की अगर बात किया जाए यानी कि 21वां संस्करण 14 जून 2000, हमेशा जून जुलाई में ही इसको कराया जाता है। तो 14 जून 2018 को हुआ था और 14 जून से 15 जुलाई तक चला था, यानी कि पूरे 1 महीना चलता है। और 2022 का जो फीफा कप है 18 के बाद कब होगा? 18 के बाद होगा 2022 में। तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है 22वां जो संस्करण है कहाँ पर आयोजित होगा? तो कतर में आयोजित होगा। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सम शब्द चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई 3 जो है एक दूसरे से मेल खाता है और एक जो है एक दूसरे से मेल नहीं खाता। ऑप्शन दिया है कपटी, चिंताजनक, गंभीर और कठोर। तो इसकी अगर राइट आंसर की बात किया जाए तो फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है कपटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्यों होगा? क्योंकि कपटी के अलावा जो ये बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं सारे ये समस्याएं हैं, समस्याओं का प्रकार है, लेकिन कपटी एक समस्या का प्रकार नहीं है। उसके बाद में 59 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें, विषम का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। इसमें विषम का चयन करना है जो समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे, तो इसको आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर ऑप्शन को लेकर चलते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या दिया है? W, X, Y और Z, यानी कि W से कितना बढ़ रहा है? W से 1 बढ़ रहा है, तभी तो X होगा। X से अगर हम लोग कितना बढ़ेंगे तो Y होगा, +1 आगे जाएंगे। Y से अगर +1 आगे जाएंगे तो कितना होगा? Z होगा। उसी तरह से जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है, सेकेंड नंबर ऑप्शन की अगर बात करें B, C, D, E, यानी कि B से अगर 1 जा रहे हैं तो C बढ़ रहा है, C से अगर आगे 1 जा रहे हैं तो D होगा और D से आगे 1 जाएंगे तो E होगा। उसी तरह से अगर थर्ड नंबर ऑप्शन की बात किया जाए J, K, L, M, J, K, L, M, थर्ड नंबर ऑप्शन की अगर बात करें तो J से +1 करेंगे तो K होगा, K से +1 करेंगे तो L होगा और L से +1 करेंगे तो M होगा। यानी कि दोस्तों ये जो तीनों है, ये जो तीनों है एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो बचा कौन? बचा फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको आइए सॉल्व करके देख लेते हैं। फोर्थ नंबर में दिया है STVU। एस में अगर हम लोग क्या करेंगे +1 करेंगे तो क्या होगा? T होगा। और T में अगर हम लोग +1 करेंगे तो क्या होगा? T में +1 करेंगे तो भी नहीं होगा। T के बाद में क्या आता है? U आता है और U के बाद में भी आता है, तो ये U यहाँ पर पहले ही दे दिया गया है। तो फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करते हुए
विकल्प में किस शब्द को बनाया जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है एक शब्द, क्या दिया गया है, करेस्पॉन्डिंग दिया गया है, और आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है इससे बनाया जा सकता है, यानी कि इसका प्रयोग करके बनाया जा सकता है। देखते हैं अपना जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो देखते हैं, ऑप्शन को देखते हुए इसको हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं करेक्ट, सी, तो सी इसमें है, वो भी है, डबल आर भी है, ई भी है, और सी टी यानी कि सी टी नहीं है, यानी कि जो करेक्ट है ये नहीं बनाया जा सकता। फर्स्ट नंबर ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड नंबर ऑप्शन की अगर बात करें तो दिया है DISCERN। सेकेंड नंबर ऑप्शन देखते हैं DISCERN, तो इसमें तो डी दिख रहा है, आई भी दिख रहा है, एस भी दिख रहा है यहाँ पे। सी की अगर बात करें तो सी इसमें नहीं है, यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। उसी तरह से अगर थर्ड नंबर ऑप्शन को देखें तो RES, आर दिख रहा है आप लोगों को, आर इसमें दिख रहा है, आर, ई और एस भी दिख रहा है, पी दिख रहा है, पी भी दिख रहा है, ओ दिख रहा है, ओ भी दिख रहा है, एन दिख रहा है, एन भी दिख रहा है, और एस यहाँ पर 2 बार आया है, लेकिन इसमें एस 2 बार नहीं है, यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। उसके बाद में चलते हैं REPENT, तो इसमें नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर ऑप्शन, फिर से देखते हैं सेकेंड नंबर ऑप्शन की अगर बात किया जाए, DISCERN, डी दिया है, AI दिया है, DIS, सी दिया है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग यही मिस्टेक कर रहे थे, सी दिया हुआ है, यानी कि सेकेंड नंबर ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन, 8597 माइनस वाट दिया है इज इक्वल टू 7429 माइनस 4358। इसको बताना है सॉल्व करके कि क्या होगा। तो इसको आइए देखते हैं। ऑप्शन 5476, 5426, 5706 और 5526। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है 8597, इसको जब हम लोग इधर लाते हैं तो होता है 7429, और ये जो माइनस का चिन्ह है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4358 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या देखते हैं, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो इसको जोड़ देते हैं। यानी कि जब हम लोग 8597 और 4358 को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 8 साथ जोड़ते हैं तो 15 की 5 बचा कितना, 1, 9 5 14, 1 15 की 5 बचा कितना, 1, और 5 3 8 1 9, और 8 4 कितना होता है 12 माइनस 7429 इक्वल टू एक्स। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 12,955 है, उसमें हम लोग 12,955 में क्या करेंगे, 7429 को माइनस कर देंगे। माइनस करने पर क्या होगा, ये बचा 6 और यहाँ पर बचा कितना 4, तो इसको माइनस करेंगे तो 2 होगा, इसको माइनस करेंगे तो 5 होगा, और इसको माइनस करेंगे तो 5 होगा, यानी कि 5526। ऑप्शन में देखते हैं 5526 जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, 2056 इंटू 987, 2056 में 987 से गुणा करना है। तो इतना हम लोग गुणा करेंगे कैसे, इसको गुणा करने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैं आप लोगों को एक मेथड बताया हूँ, सिंगल डिजिट मेथड। सिंगल डिजिट मेथड से इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं। सिंगल डिजिट मेथड क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। अब बार बार इसको नहीं बताऊँगा, अगर आप लोग को ये लास्ट बार है, लास्ट बार बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग को फिर से अगर कोई नए विद्यार्थी जो आते हैं हमारे चैनल पे, तो कृपया हमारे पिछले वाले जो वीडियो हैं उसको ज़रूर देखा करें। सिंगल डिजिट का मतलब होता है, अगर हम लोग यहाँ पर 23 लेते हैं तो इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5 आता है, यानी कि 5 जो है एक सिंगल डिजिट है। यानी कि यहाँ पे बात करें, दिया है 256, इसको जोड़ते हैं 6 5 कितना होता है 11, 11 2 कितना होता है 11 2 13, 11 2 कितना होता है 13, 3 और 1 कितना होगा, 3 और 1 होगा 4, यहाँ पे लिख देते हैं 4 का चिन्ह देंगे।
9 को निगलेक्ट करते हैं और 8 7 कितना होता है, 8 7 होता है 15। तो 15 को जब हम लोग लिखेंगे सिंगल डिजिट में तो कितना होगा, 5 1 6 होगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है, और जब इसको हम लोग जोड़ते हैं तो 4 2 6 आता है। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है राइट आंसर है। ऑप्शन में अगर इसको हम लोग सिंगल डिजिट में बनाएंगे तो 6 आना चाहिए। फर्स्ट नंबर ऑप्शन अगर लेते हैं तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन में 9, जब भी जैसे ही 9 देखे तो इसको निगलेक्ट किया। 2 1 3 3 6 6 4 10 और ये 7 2 9 बन रहा है, तो 10 आ रहा है। 10 को सिंगल डिजिट में बनाएंगे तो कितना होगा, 1 होगा, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन नहीं होगा। देखते हैं सेकंड नंबर ऑप्शन। सेकंड नंबर ऑप्शन की अगर बात किया जाए तो 9 निगलेक्ट हो गया, 3 1 4 और 6 3 9 ये भी निगलेक्ट, और तो 7 2 9 ये भी निगलेक्ट, यानी कि 4 नहीं होगा। हम लोग कितना चाहिए, हम लोग को 6 चाहिए। थर्ड नंबर ऑप्शन की अगर बात करें 7 2 9 9 तो ऐसे ही निगलेक्ट हो गया। यहाँ पे 9 दिख रहा है, 9 भी निगलेक्ट हो गया, यानी कि 2 2 4 2 6। थर्ड नंबर ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है, लेकिन अभी फोर्थ नंबर ऑप्शन एक बचा हुआ है। फोर्थ नंबर ऑप्शन देखते हैं। 8 1 9 निगलेक्ट, 9 ये भी ख़त्म, 7 2 9 ये भी ख़त्म, 6 1 7 यानी कि ये तो 7 आ रहा है। तो जो हमारा थर्ड नंबर ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। 63 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। ऑप्शन दिया है 3 0 1 और 2। तो आप लोग को बता दूं कि अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ओनली 2 उसके गुणनखंड होते हैं। या फिर एक और उसका डेफिनेशन की अगर बात करें तो अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से न कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से न कटे। यहाँ पे बात कर रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या की। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फोर्थ नंबर ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, 91 से पूर्ण रूप से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताना है जो कि 91 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन दिया है 99971, 99921, 99918 और 99981। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसको कैसे बनाया जाए, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है क्या होगी, 99999, यानी कि जो 9 है 5 बार लिख देंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 999 जो कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, उससे हम लोग जितने से विभाजित करना होता है, 91 से हम लोग को पूर्ण रूप से विभाजित करना है, तो 91 से विभाजित करते हैं और जो शेषफल बचता है, शेषफल को हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं, जाएगा एक बार में 91, यहाँ बचा 899। अगर इसको हम लोग बात करें तो ये जब यहाँ पर यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा और ये 9 बार में कितना जाएगा, 9 बार में जाएगा 9 और 81। इसको जब हम लोग माइनस करते हैं तो ये होता है 0 और ये होता है 8, यानी कि 8 0 और फिर ऊपर से एक आता है 9। इस बार में कितने से जाएगा, 8 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 8 से काटने पर क्या होगा, ये होगा 8 और ये होगा 72। जब इसको माइनस करते हैं तो कितना होता है 1 और 8, यानी कि 81। जो रिमाइंडर, मैं क्या बोला था कि जो रिमाइंडर बचता है वो सबसे बड़ी संख्या में से माइनस कर दिया जाता है। जब हम लोग शेषफल को 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से माइनस करते हैं तो क्या बचता है 8 और ये बचेगा 1999, यानी कि 99918, 99918 जो कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि 65 नंबर क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन है 24, 36 और 40 का एलसीएम बताना है। इसका ऑप्शन दिया है 480, 120, 360 और 280। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप लोग को सबसे पहले तो ये बात की आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक
ऐसी संख्याएं होती है जो कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए और छोटी से छोटी संख्या होती है। मतलब ये है कि दी गई जो ऑप्शन जो दिया गया है, यानी कि दी गई संख्या जो ये 3 संख्या है, इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए और सबसे छोटी संख्या भी होनी चाहिए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है 4th नंबर ऑप्शन 360, ये तीनों संख्याओं से विभाजित हो रहा है और ये इन तीनों से 24, 36 और 40 से विभाजित हो रहा है और सबसे छोटी संख्या भी है, यानी कि 360 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगर 120 की, तो 120 जो है 36 से डिवाइड नहीं होगा और 480 भी नहीं होगा और 240 भी नहीं होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। दिए गए विकल्पों में से एक ऑड है जिसमें आप लोगों को बताना है कौन सा ऑड है। ऑप्शन दिया है 7345, 8512, 5125 और 6216। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है। 7 का दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो कितना होता है 343, 343 7 का क्यूब होता है। 8 का क्यूब अगर हम लोग करें तो कितना होता है 512 होता है। अगर 6 का क्यूब करें तो 216 और 5 का क्यूब करें तो 125, लेकिन 7 का जब क्यूब कर रहे हैं तो 343 हो रहा है और यहाँ पे दिया है 345, यानी कि जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.017, 0.617 और 6.007 इसको ऐड करना है, इसको प्लस करना है। तो इतना जो है हम लोग प्लस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। इसको हम लोग सिंगल डिजिट मेथड से करके एक बार चेक कर लेते हैं कि सिंगल डिजिट मेथड से हो रहा है कि नहीं। 6 1 7 7 कितना होता है 14, यानी कि 4 1 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया और ये भी कितना हो गया, ये भी होता है 5। यानी कि जब हम लोग इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है 5 5 10, 5 15 और 5 20। 20 को जब सिंगल डिजिट में बनाते हैं तो 2 + 0 यानी कि 2। कुछ नहीं किया गया है दोस्तों, यहाँ पे तीनों को जोड़ा गया है, इन तीनों को जोड़ा गया है, इन तीनों को जोड़ा गया है और इन तीनों को जोड़ा गया है, तो 5 आ रहा है। कंफ्यूज नहीं होइएगा। ऑप्शन में मिला लेते हैं, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है 5 आ रहा है। तो इसमें देख लेते हैं 9 जो है निगलेक्ट हो गया, 6 2 8, 8 6 14 और यहाँ पे फिर से एक बार इसको फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट नंबर ऑप्शन ये तो 6 और 3 9 कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया, बचा कितना 7 5 12 12 और 6 2 8, 12 8 कितना होता है 12 8 होता है 20, यानी कि जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है फॉलो कर रहा है। सेकंड नंबर ऑप्शन देखते हैं 6 और 3 9 निगलेक्ट और 9 ये भी निगलेक्ट, 6 2 8 ये फॉलो नहीं कर रहा है। थर्ड नंबर ऑप्शन ये कट गया, 6 2 8 8 6 14 5 19 यानी कि 1 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन दिया है ये सिंगल डिजिट मेथड को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसको जोड़ने पे 2 आ रहा है और इसको जोड़ने पर भी 2 आ रहा है, तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन है सरलीकरण करें, यानी कि इसको सॉल्व करना है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। 3080 दिया है प्लस 6160 दिया है, डिवाइडेड बाई 28 है। जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो कितना होता है 9240, इसको ये और ये ऐड करते हैं तो होता है बट अपॉन में होता है 28। इसको हम लोग अगर काटते हैं तो यानी कि 33 में अगर हम लोग 28 से गुना करेंगे तो कितना होगा 924 होगा, और ये जो 0 बचता है 0 1 बच गया तो लास्ट में हम लोग 0 लगा देंगे। 330 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, यानी कि जो फोर्थ नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 नंबर क्वेश्चन, एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करें तो 16 कतारें बनती हैं। प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेंगी। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है 45, 20, 22 और 29। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। 30 छात्रों को अगर खड़ा कर रहे हैं तो कितने कतार बन रही है 16 कतार बन रही है, यानी कि टोटल छात्रों की संख्या कितना हो गया 480।
उसी तरह से बोल रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक कतार में अगर 24 छात्र खड़ा कर दिया जाए तो कतार की कितनी संख्या होगी। तो 480 टोटल छात्र थे और 24 छात्रों को खड़ा कर रहे हैं एक कतार में, तो टोटल कितना होगा। काट देते हैं इसको 2 से और ये 0 20 बार में कट जाएगा, यानी कि टोटल 20 कतार होंगी। जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश उसने क्या किया, 3/4 ही ज्ञात कर लिया, संख्या का 3/4 ज्ञात कर लिया। जो सही उत्तर से 150 अधिक था, तो वह संख्या क्या है, संख्या बताना है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कोई संख्या थी, हमें नहीं पता, मान लीजिए कि कोई संख्या थी x और उसमें कोई विद्यार्थी 3/14 से गुणा करना था, लेकिन क्या किया कि 3/14 के जगह पर गलती से उसने 3/4 यानी कि 1 छोड़ दिया, 3/4 से उसने यहाँ पे गुणा कर दिया। तो कितना ज़्यादा हो रहा था, 150 रुपया अधिक हो रहा था। और जब भी कम या अधिक की बात किया जाए तो आप लोग को बताया हूँ कि माइनस का साइन आएगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व कर लीजिए, इसको एलसीएम ले लेते हैं। 28 जब एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया 6x माइनस ये हो गया 21x इज इक्वल टू 150। अब इसको सॉल्व करते हैं, जब 6x में से 21x को जब माइनस करेंगे तो कितना होगा, -15x इज इक्वल टू 150 इंटू कितना होगा 28, और x इज इक्वल टू जब 15 से इसको काट देते हैं 10 बार में तो 280, माइनस जो साइन है उसको हम लोग इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, तो संख्या जो है 280 हो जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 50 संख्याओं का औसत 30 दिया है, दो संख्याएं 35 तथा 40 छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। 50 संख्याओं का औसत 30 है, इनमें से दो संख्याओं 35 और 40 को छोड़ दिया जाता है, तो शेष संख्याओं का औसत यानी कि जो बचा संख्या है मतलब उसका औसत बताना है। ऑप्शन दिया है 29.68, 28.32, 28.78 और 29.27। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 50 संख्याओं का औसत दिया है 30, तो कुल योग की अगर बात करें तो कुल योग कितना हो जाएगा, 1500 कुल योग हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 1500 में दो संख्याएं जो है 35 और 40 को छोड़ दिया जाता है, तो 35 और 40 को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा 75। इसको हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं। 75 यानी कि छोड़ना है, तो 75 जब माइनस करेंगे तो ये हो गया 5 और ये हो गया कितना 2 4 1 यानी कि 1425 बच जाएगा। 1425 बचा तो शेष संख्याओं का औसत बताना है। 1425 में शेष संख्याओं का औसत बताना है। पहले संख्या कितनी थी 50 थी और दो संख्याओं को छोड़ दिया गया, तो बचा संख्या कितना 48। तो 48 में इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। जब 48 में इसको जब हम लोग काटते हैं 3 से तो ये जाएगा 3 से कितना 3 एकम 3 और 3 छक 18, और इसको काटते हैं 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 पाँचे 15। इसके बाद में इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 29.68 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर जो है 29.68, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा 29.68। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया है ए बी से 30% अधिक है। ए बी से 30% अधिक है, बी सी से 60% कम है, ए सी से कितने परसेंट कम है। ऑप्शन दिया है 48, 35, 50 और 30। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग को मैं बता चुका हूं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, यानी कि अगर 30% है तो 30/100 होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी से 30% अधिक है। यहाँ पे ए लेते हैं, यहाँ पे बी लेते हैं। ए बी से 30% अधिक है, तो अगर बी 100 होगा तो ये कितना होगा 30% 100 का 30 होता है 130। इसको अगर काटते हैं तो कितना आता है 13:10 आता है। उसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है बी सी से 60% कम है। बी सी से 60% कम है, यानी कि सी अगर 100 है तो बी कितना है 40 है।
बी कितना है 40 है। इसको अगर काटते हैं तो ये 2 और ये 5 से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं, ए बी और सी का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए बी और सी का रेशियो कैसे निकाला जाए, ए बी और सी का रेशियो कैसे निकाला जाए, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए। जो 2 बार रिपीट होता है उसको बीच में रखा जाता है। बी 2 बार रिपीट हुआ है तो उसको हम लोग बीच में रख देंगे। यहाँ पे देंगे 13, बी का वैल्यू आया है 10, फिर बी का वैल्यू आया है 2 और सी का वैल्यू आया है 5। अब क्या करते हैं, अब इसको हम लोग कुछ नहीं करना होता है, जिसके आगे जो खाली है उसको हम लोग लिख लेंगे। 10 के आगे सी यहाँ पर कुछ नहीं है तो 10 यहाँ पर है तो इसके आगे भी 10 आएगा। यहाँ पर 2 है तो इसके आगे भी 2 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 50 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 20 हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 26 हो जाएगा। जब इसको काटते हैं 2 13 और ये हो गया 2 10 में 20 और 2 25। क्वेश्चन ये पूछ रहा है ए सी से कितना % कम है। ये है ए, ये है सी। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि हाँ हम लोग सही जा रहे हैं। 25 है सी और 13 है ए, तो कम ही तो है। कितना कम है, तो 12 कम है। कितना कम है, 12 कम है। और परसेंटेज में इसको बताना है तो 12 कम है, किससे 12 कम है, यानी सी से। तो सी कितना है 25 है। परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100, काट देंगे इसको 25 चौके 100, 12 चौक 48% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, यदि 100 में किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 15 रुपये का लाभ हो रहा है तो उसका लाभ % बताना है। यदि 100 में किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का लाभ हो रहा है तो लाभ % बताना है। ऑप्शन दिया है 17.1/4, 15%, 12.2/3, 17.11/17। आइए इसको देखते हैं। 100 रुपया में वस्तु को बेच रहा है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 100 रुपया। 15 रुपये का लाभ हो रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है 100 रुपया और 15 रुपये का लाभ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वस्तु कितने में खरीदा होगा, 85 रुपया का खरीदा होगा, तभी तो 15 रुपया का लाभ हो रहा है यहाँ पे। इसी चीज़ को क्या बताना है, परसेंटेज में बताना है। परसेंटेज में कितने का लाभ हो रहा है, 15 का लाभ हो रहा है। और नीचे हमेशा क्या आता है, नीचे हमेशा सीपी आता है। 85 पर परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे। इसको जब हम लोग काटते हैं तो 5 से काटते हैं, 5 × 15 और ये 5 से काटते हैं 17 × 5 = 85। ये हो जाएगा 300/17। जब इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 17.11/17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17.11/17 जो कि ऑप्शन नंबर जो दिया है, 4th नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर जो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए शीशे तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता है। एक पेटी में कुल 1 दर्जन शीशे थे और क्या होता है, पेटी गिर जाता है तो उसमें से कुछ शीशे टूट जाते हैं। तो टूटे हुए शीशे और बिना टूटे हुए शीशे का रेशियो बताना है। तो 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 होता है। 1 दर्जन का मतलब, 1 दर्जन का मतलब होता है 12। और टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात, इसमें से ये दोस्तों, इसको अगर एग्ज़ाम में आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो इसका जो आंसर है आप लोग चुटकियों में, यानी कि 1 सेकेंड में इसका आंसर दे सकते हैं। 1 दर्जन मतलब क्या हो गया, 12। क्या करेंगे कि ऑप्शन को जो रेशियो है इसको हम लोग प्लस कर देंगे, ऐड करके देखेंगे, जिससे यह पूरा डिवाइड नहीं होगा, वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं पहला नंबर ऑप्शन पहले लेकर देखते हैं। 7 5 12, 12 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। 2 1 3, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 12 3 1 4, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 5 आया है, 5 से 12 डिवाइड होगा क्या, 5 से 12 डिवाइड कभी नहीं होगा। तो ये दोस्तों 4th नंबर जो ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, 3:2। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे। 75 नंबर क्वेश्चन, यदि 5 आदमी या 9 औरत एक कार्य को 19 दिन में पूरा करते हैं। 5 आदमी या 9 औरत किसी कार्य को 19 दिन में पूरा करते हैं तो उसी कार्य को 3 आदमी 6 औरत कितने दिन में पूरा करेंगे। 3 आदमी 6 औरत कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे देखिए
ध्यान दीजिएगा, या दिया हुआ है 5 मैन इज इक्वल टू 9 वोमेन दिया हुआ है, ना ही कि 5 मैन प्लस 9 वोमेन दिया हुआ है। एक अगर मैन की बात किया जाए तो कितना होगा, 9/5 वोमेन, एक मैन बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 3 आदमी हैं, तो 3 आदमी किसके बराबर हो जाएंगे, 3 आदमी हो जाएंगे 9/5/3 वोमेन के, यानी 27/5 वोमेन के बराबर हो जाएंगे 3 आदमी। अब दोस्तों हो गया सिंपल, इसको हो गया सॉल्व। आगे इसमें देखते हैं, बताया था आप लोगों को M1D1 इज इक्वल टू M2D2 जो फार्मूला होता है, इस पे लगा देना है इसको। तो 9 इंटू क्या होगा, 19, 9 इंटू 19 होगा। इसको 19 दिन में पूरा कर रहे हैं। टोटल 3 आदमी और 6 औरत, यानी कि टोटल 9 हैं, 19 दिन में पूरा कर रहे हैं। और M2D2 की बात करें अगर, तो 27/5 प्लस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 27/5 प्लस में 6 हो जाएगा इंटू D2। D2 हम लोग को बताना है, 9 इंटू यहाँ पे 19 हो जाएगा। 9 इंटू 19 इज इक्वल टू, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये है 27/5, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 30 गुणे D2। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 19 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 57 इंटू D2। इसके बाद में इसको सॉल्व किया जाए, आगे देखा जाए तो ये 19 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 3 से कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15 इज इक्वल टू D2। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 जो है 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है। 15 ऑप्शन नंबर जो थर्ड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 आदमी और 6 औरतें उस कार्य को 15 दिन में पूरा कर देंगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, क्वेश्चन ऑफ द डे है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर आप लोगों को बताना है। भारत के राष्ट्रपति को उनकी पद का शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और शेयर दोस्तों में अपने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, और जहाँ भी हो सके वहाँ पे शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों का जो परिवार है, हम लोगों का जो फैमिली है, वो काफ़ी अच्छा हो सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट की तैयारी करवा सके। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंग्लिश का भी क्लास चालू किया जाए। इंग्लिश का भी क्लास चालू होगा, और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो उसमें अच्छा से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन हम लोग कर पाएंगे। और सपोर्ट रहा तो इसका PDF भी आप लोगों को बहुत जल्द ही मिलने लगेगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव भी दे सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो @संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है। @संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से बनाया गया है, जिसमें हमारा वहाँ पे लोगो आएगा, तो उसको आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद में अगर बात करें इंस्टाग्राम की, जहाँ पे आप लोग डाउट को पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाउट पूछ सकते हैं, ये भी संपूर्ण तैयारी ऑफिशियल के नाम से है। यहाँ पे भी चैनल का लोगो लगा हुआ है, तो वहाँ पे जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और ये जो है टेलीग्राम का लिंक है, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डाउट सेशन के लिए आप लोग के लिए काम में आता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।